नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज जो क्लास 12 का हाफ ईयरली एग्जाम हुआ है राजनीति विज्ञान से, उसको हम हल करेंगे। 70 नंबर का पेपर है ये, और इसमें 3.25 घंटे का टाइम है और 19 इसमें क्वेश्चन है। देखिए, इसके अंदर सेक्शन ए वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई? चीन, दक्षिण कोरिया, जापान, अमेरिका। तो इसके अंदर ए ऑप्शन आएगा, चीन। चीन ने खुले द्वार की नीति है वो अपनाई। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945। द ऑप्शन इसके अंदर आएगा, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। तीसरा क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना है वो 1953 के अंदर की गई। ब ऑप्शन इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है, भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? मोरारजी देसाई, कामराज नादर, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी। द ऑप्शन। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? गैर कांग्रेसवाद का नारा है वो दिया राम मनोहर लोहिया ने। राम मनोहर लोहिया। स ऑप्शन इसके अंदर सही है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किस राज्य से है? पंजाब से है, जो इंदिरा गांधी के काल में चला गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। अगला क्वेश्चन है, दक्षेस के सदस्य देशों ने किस वर्ष में दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते साफ्टा पर हस्ताक्षर किए? तो 2004। सही ऑप्शन इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया? तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण है वो 1974 पोखरण जैसलमेर राजस्थान के अंदर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रियो डी जेनेरियो निम्न में से किस देश का शहर है? ब्राजील। यह पृथ्वी सम्मेलन के लिए प्रसिद्ध है, रियो डी जेनेरियो शहर, क्योंकि पृथ्वी सम्मेलन है यहाँ पर आयोजित किया गया था। तो ब्राजील शहर में ही है, ब्राजील देश के अंदर है रियो डी जेनेरियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नियोजित प्रक्रिया की प्रेरणा किस देश से ली गई है? नियोजित प्रक्रिया यानी प्री प्लानिंग के द्वारा अपने देश का विकास करना, योजना बना करके। ये जो प्रक्रिया या प्रेरणा हमने ली है, ये हमने ली है सोवियत संघ से। ए ऑप्शन इसके अंदर है। बार्डुंग सम्मेलन कब हुआ? तो बार्डुंग सम्मेलन हुआ 1955 के अंदर। द ऑप्शन इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रेरणता है? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रेरणता कोई एक व्यक्ति नहीं है, तीनों ही हैं, पंडित नेहरू, नासिर और मार्शल टीटो। उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। द ऑप्शन इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुजन शब्द किन के लिए इस्तेमाल किया गया है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी, द ऑप्शन इसके अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें से पहला है, 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत और पाकिस्तान ने संधि पर हस्ताक्षर की। तो सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर की विश्व बैंक की मदद से 1960 में भारत और पाकिस्तान ने। दूसरा है, श्रीलंका के राजनीति में समुदाय का प्रभाव है। तो श्रीलंका में दो समुदाय प्रमुख रूप से, सिंहली और तमिल। तो सिंहलियों का प्रभाव है वो राजनीति में सबसे ज्यादा है, क्योंकि सिंहली जनसंख्या के अकॉर्डिंग क्या है, सबसे वहां पर ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षा नीति का एक तत्व है शक्ति संतुलन है। पारंपरिक इसके अंदर आएगा। पारंपरिक सुरक्षा नीति का एक तत्व शक्ति संतुलन है। अगला है, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर की। तो भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर 26 अगस्त 2002 को हस्ताक्षर है वो किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल आयोग की सिफारिशों को खालिस्तान लागू किया गया। तो मंडल आयोग की सिफारिशों को 7 अगस्त 1990 को लागू किया गया। इससे पहले एक खालिस्तान और बच रहा है। नीति आयोग का अध्यक्ष खालिस्तान होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। फिर है, नेहरू जी की मृत्यु के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कामराज है वो नेहरू जी के समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन अति लघुतरात्मक जो वन लाइनर क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता किन दो राष्ट्रों के मध्य हुआ? तो ताशकंद समझौता है वो 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के मध्य होता है, और इस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे मोहम्मद अयूब खान, इन दोनों के मध्य है वो ताशकंद समझौता होता है। अगला क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का मुख्य मुद्दा क्या रहा है? तो भारत और पाकिस्तान के मध्य विवाद का जो मुख्य मुद्दा है वो जम्मू कश्मीर विवाद रहा है। वैसे तो बहुत सारे विवाद हैं वो भारत और पाक के मध्य रहे हैं, जैसे सिंधु जल के संबंध में विवाद है, या अन्य और कोई भी शरणार्थियों को लेकर के विवाद है। तो मुख्य जो विवाद का मुद्दा है वो जम्मू कश्मीर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क में कितने सदस्य देश हैं? तो सार्क में 7 सदस्य देश हैं। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ लिखिए। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ होता है खतरे से आजादी, खतरे से आजादी। फिर इसमें अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब पास किया? तो भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम है वो 2001 में पास है वो किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नियोजन का एक उद्देश्य लिखें। नियोजन का मुख्य उद्देश्य है कि संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से करना है कि आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए भी संसाधन है वो हम बचा कर रख सकें। एक प्रकार से संतुलित उपयोग है वो संसाधनों का करना है, ये नियोजन का प्रमुख उद्देश्य है। फिर है सिंडिकेट, भारत में नियोजन का एक उद्देश्य है वो हमने कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, सिंडिकेट क्या थी? तो सिंडिकेट कांग्रेस के अंदर शक्तिशाली एवं प्रभावशाली व्यक्तियों का समूह है वो सिंडिकेट कहलाता था। जैसे सिंडिकेट के अंदर के कामराज हैं, नीलम संजीव रेड्डी हैं, SK पाटिल हैं, इन व्यक्तियों का जो प्रभाव था वो एक प्रकार से सिंडिकेट कहलाता था। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देने वाली संस्था का नाम लिखिए। तो राजनीतिक दलों को मान्यता देने का जो कार्य है वो भारतीय निर्वाचन आयोग, इंडियन इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। फिर सेक्शन बी में लघुतरात्मक प्रश्न। लघुतरात्मक प्रश्न में हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए इसमें हमारा पहला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को स्पष्ट करें। ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम वैश्विक तापवृद्धि कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग से वैश्विक तापमान में एक प्रकार से क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। और इसमें ये जो ग्लोबल वार्मिंग होता है ये जीवाश्म ईंधन के जलने से होता है, और जीवाश्म ईंधन जब जलता है तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैसों की एक श्रृंखला बनती है जो मानव और पर्यावरण के लिए क्या है, नुकसानदायक है। इससे मानव और पर्यावरण के ऊपर कुप्रभाव है वो पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निशस्त्रीकरण के मार्ग में आने वाली 2 कठिनाइयों को लिखें। निशस्त्रीकरण यानी शस्त्रों के ऊपर एक प्रकार से रोक लगाना। तो निशस्त्रीकरण के मार्ग में कठिनाई ये है कि एक तो ये निर्धारित नहीं हो पाया है कि कितनी मात्रा के अंदर देशों को शस्त्रों का निर्माण करना है। दूसरा इसमें यह है कि निशस्त्रीकरण के संबंध में जो संधियां हुई है उसका पूर्ण रूप से देश है वो पालन नहीं कर रहे हैं, और निशस्त्रीकरण के बावजूद भी जो देश हैं विश्व के अंदर वो शस्त्रों का निर्माण है कर रहे हैं। तो ये निशस्त्रीकरण के मार्ग में कठिनाइयां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पंचशील के 2 सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए। पंचशील समझौता जो भारत और चीन के मध्य हुआ था, इसमें 5 सिद्धांत दिए गए थे, आपसे 2 पूछे गए हैं। एक तो एक दूसरे के ऊपर आक्रमण न करना, दूसरा शांतिपूर्ण अस्तित्व की नीति है वो अपनाना। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद से क्या अभिप्राय है? क्षेत्रवाद यानी जब राष्ट्र की तुलना में अपने क्षेत्रीय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक को प्राथमिकता दी जाती है, वह भावना एक प्रकार से क्या कहलाती है, क्षेत्रवाद की भावना है वो कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, मार्शल योजना क्या है? तो मार्शल योजना है वो अमेरिका के द्वारा शुरू की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप के देशों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, यानी यूरोप के देशों को आर्थिक सहायता जिस योजना के माध्यम से दी गई वो मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है।
और इसे 1947 के अंदर शुरू किया गया था और इसमें अमेरिका का विदेश मंत्री था जॉर्ज मार्शल, इनके नाम पर यह योजना है वो शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत में छेद होने से पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी ओजोन परत में छेद अगर होता है तो इससे पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें पराबैंगनी किरणें हैं वो पृथ्वी पर पहुंचेगी ओजोन परत में छेद होने से, जिससे खतरनाक और जानलेवा बीमारियां हैं वो फैलेगी। पहला तो यह है। दूसरा, मानव और पर्यावरण दोनों को क्या होगा, नुकसान होगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं। तो 1944 में भारतीय उद्योगपतियों ने बॉम्बे के अंदर नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव रखा, एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया, उसे हम बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राजनीतिक दल बदल विरोधी का क्या अर्थ है। यानी जब कोई प्रतिनिधि किसी पार्टी से चुनाव लड़ता है लेकिन वह बाद में उस पार्टी में नहीं रहता, किसी दूसरी पार्टी के अंदर वह जाता है, तो इस प्रकार का ये जो दल बदल है ये राजनीतिक दल बदल कहलाता है। आगे है भारत में गठबंधन सरकार की आवश्यकता क्यों बढ़ी, समझाइए। यानी जब किसी एक पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिल पाता तो वह पार्टी किसी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करके जो सरकार बनाती है वो एक प्रकार से गठबंधन सरकार कहलाती है। भारत में इसकी आवश्यकता इसीलिए बढ़ी क्योंकि जब किसी एक पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत नहीं मिला तो उन्होंने दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करना है वो शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है आसियान संघ की 3 विशेषताएं। आसियान जो संघ बना हुआ है उसकी 3 विशेषताएं, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी आसियान की। वर्तमान में इसके अंदर 10 देश है वो शामिल हैं। स्थापना जब आसियान की हुई थी तो इसमें सिर्फ 5 देश शामिल थे। तो इसकी विशेषताएं पूछी है। आसियान का जो लक्ष्य है वो राजनीतिक संगठन बनाना नहीं है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा करना है। दूसरी इसकी विशेषता कि यह अपने विवादों को सैनिक टकराव से नहीं बल्कि आपसी सहयोग के द्वारा सुलझाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या हैं। क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या हैं। तो क्षेत्रीय संगठन बनाने का प्रमुख जो उद्देश्य होता है वो ये होता है कि इनका क्षेत्रीय संगठन के अंदर जो देश शामिल होते हैं इनका सामाजिक आर्थिक विकास करना, और क्षेत्रीय संगठन के अंदर जो देश शामिल होते हैं उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय मंच मिल जाता है अपने विवादों को सुलझाने के लिए। दूसरा, इन संगठनों को बनाने का उद्देश्य अपने राष्ट्र के हितों की पूर्ति भी करना है और दूसरे देशों के बाजारों में अपने व्यापार को स्थापित करना। इस प्रकार से इनके मुख्य उद्देश्य है वो क्षेत्रीय संगठन बनाने के रहते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की निषेधाधिकार शक्ति से क्या आशय है। तो सुरक्षा परिषद में 5 देश स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। ये 5 सदस्य स्थायी हैं। निषेधाधिकार शक्ति यानी वीटो पावर, यानी अगर कोई निर्णय संयुक्त राष्ट्र संघ लेता है, अगर उसमें से एक भी सदस्य स्थायी सदस्यों में से एक भी सदस्य अगर उनको वीटो कर देता है तो वो निर्णय लागू नहीं हो पाता। ये शक्ति उनके निषेधाधिकार की शक्ति है वो कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद के संगठन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो सुरक्षा परिषद के अंदर 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी जो मैंने अभी आपको बताए हैं, 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा के द्वारा है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में लोकतंत्र स्थापित करने में आने वाली चुनौतियों को समझाइए। यानी जब 1947 के अंदर हमारा भारत आजाद हुआ उस समय लोकतंत्र स्थापित करना
एक प्रमुख चुनौती के रूप में हम देखते हैं। तो लोकतंत्र स्थापित करने में हमें किन समस्याओं का सामना है वो करना पड़ा। तो सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि लोकतंत्र के रूप में हमने संसदीय प्रणाली को बनाया था और हमें ये सोचना था कि संविधान पर आधारित लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसको व्यवहार में कैसे लाएं। और उस समय अधिकांश जो जनता थी वो अशिक्षित, गरीब थी और इस व्यवस्था से एक प्रकार से अनभिज्ञ भी थी। दूसरी समस्या हमारे सामने ये थी कि लोकतंत्र में हम सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व किस प्रकार से देवें, यह भी एक प्रमुख समस्या के रूप में था। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रथम 3 आम चुनाव में एक दल के प्रभुत्व के कारणों को इंगित करें। एक दल के प्रभुत्व का अर्थ यहाँ पर कांग्रेस पार्टी से है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय जैसे आम चुनाव हुए, इन तीनों चुनावों में लगातार कांग्रेस पार्टी है वो सत्ता में रही। इसका क्या कारण था? पहला कारण तो ये था कि कांग्रेस पार्टी को सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व प्राप्त था। उदारवादी थे, इसमें उग्रवादी थे, दक्षिणपंथी थे, साम्यवादी थे, वामपंथी थे, यानी कांग्रेस पार्टी सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। मजदूर, उद्योगपति, व्यापारी, कोई भी इसके अंदर सभी वर्गों के लोग इसके अंदर शामिल थे, अमीर गरीब सभी का प्रतिनिधित्व ये कर रही थी। दूसरा हम देखते हैं कि कांग्रेस का चमत्कारिक या प्रभावशाली नेतृत्व था उस समय। पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी के प्रमुख थे उस समय, तो इनका प्रभावशाली और चमत्कारिक नेतृत्व भी था कांग्रेस पार्टी का। फिर अगर हम बात करें तो कि राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत इसे हासिल थी। जो 3 राष्ट्रीय आंदोलन हमने लड़े भारत की आज़ादी के लिए, वो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, यानी उस समय एक संगठन के रूप में थी ये, तो उसके नेतृत्व में लड़े, तो लोग इनसे जुड़े हुए थे, इसलिए लगातार 3 आम चुनाव में इनका प्रभुत्व है वो कायम रहा। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र पर आपातकाल के कोई 4 दुष्प्रभाव। यानी जब इंदिरा गांधी के द्वारा भारत के अंदर आपातकाल लगाया गया तो उस समय लोकतंत्र पर क्या दुष्प्रभाव पड़े। तो लोकतांत्रिक कार्य प्रणाली है वो एक प्रकार से ठप हो गई, राज्यों की सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में आ गई। और फिर हम देखते हैं कि प्रेस के ऊपर भी नियंत्रण लगा दिया गया, सेंसरशिप की व्यवस्था लागू की गई, निवारक नजरबंदी का दुरुपयोग किया गया, 42वां संविधान संशोधन है वो किया गया। ये 4-5 पॉइंट हैं जो एक प्रकार से लोकतंत्र के ऊपर हम काला धब्बा भी इसको बोलते हैं एक प्रकार से इस आपातकाल को, कि लोकतंत्र के ऊपर काला धब्बा है ये। फिर अगला क्वेश्चन है इसके अथवा में बिहार में 1974 के छात्र आंदोलन के कारणों को स्पष्ट कीजिए। बिहार और गुजरात के अंदर जो 1974 में छात्र आंदोलन चले, तो कारण इसमें बिहार के अंदर वस्तुओं की महंगाई, प्रशासन के अंदर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन सब कारणों को लेकर के जयनारायण व्यास के नेतृत्व में बिहार में ये छात्र आंदोलन है वो चलाए गए। छात्रों ने प्रमुख रूप से इसमें भाग लिया था या इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन देखिए, भारत में वैश्वीकरण को समझाइए और वैश्वीकरण के भारत में सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव समझाइए। वैश्वीकरण यानी अपने देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण। या हम बुक के अकॉर्डिंग अगर परिभाषा देखें तो विश्व में तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वैश्वीकरण। भारत में सकारात्मक वैश्वीकरण के अब सकारात्मक प्रभाव भी बढ़ते हैं, नकारात्मक भी बढ़ते हैं, यानी अच्छा प्रभाव भी है और बुरा भी है। अच्छे प्रभाव के रूप में अगर हम देखें तो वैश्वीकरण से भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की दर है वो बढ़ी है, भारत का विकास है वो हुआ है, और भारत में नई प्रौद्योगिकी या तकनीक है वो विकसित हुई है। ये इसके सकारात्मक प्रभाव कह सकते हैं। नकारात्मक प्रभाव में अगर हम बात करें तो वैश्वीकरण के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो भारतीय बाजार को धीरे धीरे अपने नियंत्रण में ले रही है, और भारत के अंदर जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उनका व्यापार है वो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कारण कम हो गया है। और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो भारत में स्थापित है
इनमें से भारत को लाभ कम मिलता है और विदेशी जो कंपनियां स्थापित है उनको लाभ है वो अधिक मिलता है। तो ये इसके एक प्रकार से नकारात्मक प्रभाव है। अगला इसमें वैश्वीकरण का अर्थ बताते हुए इसके कारणों की विवेचना कीजिए। वैश्वीकरण का अर्थ परिभाषा के रूप में मैंने आपको बता ही दिया है। कारण की अगर हम बात करें तो वैश्वीकरण के क्या कारण है, यानी वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से फैलती है। तो वैश्वीकरण का प्रमुख कारण प्रौद्योगिकी का विकास है, जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन के माध्यम से संचार क्रांति जो आई है, इससे पूरा विश्व है वो जुड़ गया है। दूसरा, लोगों का जो पारस्परिक जुड़ाव है, यानी देश विदेश में लोगों का आओ जाओ, जिससे एक प्रकार से सांस्कृतिक आदान प्रदान भी होता है, उससे भी वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है। आर्थिक प्रवाह में तीव्रता, यानी जो आर्थिक प्रवाह में तीव्रता आई है, यानी इससे पूंजीवादी व्यवस्था का वर्चस्व तथा बहुराष्ट्रीय नियमों की बढ़ती भूमिका ने वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया है। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है 18वां, शॉक थेरेपी का अर्थ बताते हुए इसके परिणामों को स्पष्ट कीजिए। शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी की परिभाषा, यानी साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्यों में साम्यवादी व्यवस्था की जगह पूंजीवादी व्यवस्था को लाने के लिए अपनाया गया जो मॉडल था उसको एक प्रकार से शॉक थेरेपी कहा गया। यानी ये जो प्रणाली है सोवियत संघ के विघटन के बाद जो उससे स्वतंत्र हुए देश थे, उन देशों में साम्यवाद की जगह कौन सी व्यवस्था, पूंजीवाद को अपनाया गया, उसको एक प्रकार से क्या कहा गया, शॉक थेरेपी। इसके परिणाम क्या हुए? तो शॉक थेरेपी के परिणाम हम देखते हैं कि इन गणराज्यों की अर्थव्यवस्था में गिरावट आ गई, रूसी मुद्रा के मूल्य में भी गिरावट आ गई, बैंकों का दिवालियापन है वो निकल गया और रूस में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया। यानी शॉक थेरेपी को एक प्रकार से अच्छी व्यवस्था के लिए अपनाया गया, लेकिन एक बीमारी को ठीक करने के लिए अनेक बीमारियां इन देशों के अंदर घर है वो कर गई। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के कारण। सोवियत संघ के विघटन के कारण है वो क्या रहे? सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उसके कारण हम देखते हैं तो राजनीतिक संस्थाओं का कमजोर होना, अर्थव्यवस्था का भी कमजोर हो गया होना और जनता का जो झुकाव है वो साम्यवाद की जगह पूंजीवाद की ओर होने लगा धीरे धीरे। फिर अगर हम देखें तो जनता की आकांक्षाएं जो इच्छाएं हैं वो सोवियत संघ पूरी नहीं कर पा रहा था। फिर हम देखें तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार है वो सोवियत संघ में फैला गया था और राष्ट्रवादी भावना व संप्रभुता की इच्छा भी सोवियत संघ के विघटन का कारण है वो बनी। अगला हमारा क्वेश्चन, भारत का मैप दिया हुआ है, कुछ स्थान आपको अंकित करने हैं भारत के मैप में। ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर है, जूनागढ़ गुजरात के अंदर है, मैसूर कर्नाटक के अंदर है, मेवाड़ राजस्थान के अंदर। फिर और में अथवा दिया हुआ है कर्नाटक, मणिपुर, हैदराबाद तेलंगाना के अंदर है, जम्मू कश्मीर। ये स्थान आपको अंकित करने दे। धन्यवाद।